So alpha particle emit कर रहा है sulfur atomic number 16, mass number 32. It converts into silicon 14 and 28. Alpha particle with charge 2 unit, mass 4 unit. Clear? Now during this alpha decay, charge is decreases by 2 unit, mass is decreases by 4 unit. Charge and mass conservation 14 plus 2 16. 32 equal to 28 plus 4. Clear? क्या ये जो सल्फर है ये 16th ग्रुप में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल आई थिंक तुमने पढ़ा है ना, हो चुका है पीरियोडिक टेबल तुम्हारा, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होगा 16th ग्रुप में होगा. एंड दिस इज प्रेजेंट इन 14 ग्रुप कार्बन फैमिली. ये कार्बन फैमिली का पार्ट है, ये ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट है. तो ड्यूरिंग अल्फा डीके कैन वी से दैट ग्रुप नंबर is decreases by 2 unit. Is this element, the daughter element, displaced by 2 unit from the parent element to the left side in the periodic table. ये 16 ग्रुप था, ये 14 ग्रुप हो गया है, तो दो ग्रुप शिफ्ट हो चुका है वो. Is that okay? क्लियर है ऋषभ इतना? यस. यदि हम बात करें बीटा डीके की, तो बीटा डीके में ये होगा, यदि मैं सल्फर को ही ले लेता हूँ लेट से, तो सल्फर से क्लोरीन बन जाएगा, मास नंबर सेम. बीटा डीके में चार्ज विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट. So sulfur belongs to group 16, chlorine belongs to group 17. Group number increases by 1 unit in case of beta decay. So group displacement law में इसका group 1 से डिस्प्लेस हुआ है राइट साइड, इसका 2 से डिस्प्लेस हुआ है लेफ्ट साइड. अभी क्लियर इतना? यस सर. चलो एक्सरसाइज 1 सबसे पहले मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद ही तुम टाइप करना. एक्सरसाइज 1, प्लीज मेंशन सेक्शन आल्सो. सेक्शन ए के डाउट है, पार्ट 1 के डाउट है तो पार्ट 1, पार्ट 2 के डाउट है तो पार्ट 2. एक्सरसाइज 1, डाउट. I am waiting for your reply. Exercise 1, doubts. सेक्शन H पार्ट 2 समर्थ. जिस ऑर्डर में आते जाएंगे, प्लीज मेंशन पार्ट एंड सेक्शन बोथ. पार्ट 1 पार्ट 2 कौन सा है सेक्शन, दोनों मेंशन करना है. दर्शना H5. H5 किसका, मैं अगेन दर्शना एडमिट करो. H5 किसका डाउट है? दर्शना, कैन यू हियर मी? Section H part 2 and H5. ठीक. Part 1 H5. For the given series reaction in nth step, find out the number of produced neutrons and energy.
देखो, दिस इज अ चेन रिएक्शन। जब मैंने रिएक्शन बताया था तब भी इसके बारे में बताया था, वापस क्वेश्चन है, सुन लेना। दिस इज अ चेन रिएक्शन। बेसिकली न्यूट्रॉन विल स्ट्राइक टू वन ऑफ द यूरेनियम एटम, और जब न्यूट्रॉन से स्ट्राइक होगा, दिस इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इट कन्वर्ट्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन क्रिएट कर रहा है? 3 न्यूट्रॉन एंड एनर्जी Z। दिस इज वन स्टेप। अब यदि तुम सेकंड स्टेप में जाओगे, ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर दे कैन स्ट्राइक टू 3 यूरेनियम एटम। क्लियर? तो सेकंड स्टेप में 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम एटम को स्ट्राइक होंगे, और उसके बाद 3 + 3 + 3 इतने न्यूट्रॉन और क्रिएट करेंगे। हर एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन क्रिएट होंगे। तो वन स्टेप, in first step 3 neutrons created, in second step 3 + 3 + 3 9 neutrons created। clear? in third step again वो further 3 कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 3, सेकंड स्टेप में अगेन 3, थर्ड स्टेप में फर्दर इनटू 3। तो in nth step 3 to the power n number of neutrons will be produced। clear? अब बात करते हैं हम एनर्जी की। तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी E रिलीज हो रहा है। सेकंड स्टेप में कितना एनर्जी रिलीज होगा? सेकंड स्टेप में 3 यूरेनियम एटम पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक होंगे, और E + E + E इतना कुछ होगा, तो 3E हो जाएगा सेकंड स्टेप में। क्लियर? हमें बताना क्या है एग्जैक्टली? फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। सेकंड स्टेप में 3, और थर्ड स्टेप में उसका 3 टाइम्स 3²E। nth step में 3 to the power n - 1। in one step E, in two step 3, 3 step 3 into 3, nth step 3 to the power n - 1। ये आंसर होगा। यही दे रखा है इसका आंसर। क्या दिया हुआ है? यस सर, वही है। ठीक है, समझ में आया अभी ये क्वेश्चन सभी को? यस सर। यस सर। पार्ट 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का और कौन सा डाउट है? काफी सारे मैसेज आए, मुझे पता ही नहीं चल रहा अभी। यज्ञेश, H1 डाउट है ना पार्ट 1 का? यस सर। H1, calculate the loss in mass during the change। H1, loss in mass। Can we say that energy released is equal to change in mass into c²? क्या ये कोई फॉर्मूला हमने देखा था? डेल्टा M c², where delta M is mass defect, change in energy, and this is binding energy, energy release। हमें एनर्जी रिलीज दे रखा है 17.25। डेल्टा M हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू डेल्टा M 931.5। यज्ञेश, लिखा हुआ ये फॉर्मूला? यस सर। सॉल्व कर लेना आप डेल्टा M के लिए। आंसर AMU में आएगा ना, एटॉमिक मास यूनिट। फिर H4 भी डाउट है किसी का? पार्ट 1 H4, हितेश। यस सर। H4, explain with reason the nature of emitted particle by। कैल्शियम कौन सा पार्टिकल एमिट करेगा, ऑर्गन कौन सा करेगा? एक काम करो, सबका n/p रेशियो निकाल दो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे चेक कर लो। मैं एक फर्स्ट पार्ट जैसे बताता हूँ। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 38।
अच्छा, इसका स्टेबल आइसोटोप जो होता है वो हमें पता है, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है, प्रोटॉन्स 20। स्टेबल आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20, प्रोटॉन्स 20। n/p रेशो इज लेस देन एक्सपेक्टेड वन। जो स्टेबल आइसोटोप है उसका n/p रेशो ज्यादा है, हमें जो गिवन आइसोटोप है उसका n/p रेशो कम है। तो n/p रेशो कम है तो सिस्टम क्या करेगा, n/p रेशो को इंक्रीज करेगा। क्या हमने ये हेडिंग लिखा है व्हेन n/p रेशो इज टू लो, उसमें कौन सा डीके होता है? क्या हमने 3 केसेस लिखे हैं, n/p रेशो इज टू लो, n/p रेशो इज टू हाई, एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 83। हितेश लिखा है यस हमने ये? सर, लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, फिर चारों ऑप्शन में ऐसा ही करना है। जब n/p रेशो टू लो है तो क्या होगा, ऐसे स्टेबल आइसोटोप से कंपेयर करना है हमें हर केस। चलो इसके बाद पार्ट 1, मैंने थोड़ा गलत ही किया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिक्स करवा लिए एक तो में। H2 भी डाउट है क्या? पार्ट 2 का लिखा है समझ में, सेक्शन ही मेंशन, तुमने पार्ट ही मेंशन नहीं किया साक्षी, F8। अब मुझे क्या पता कि कौन सा पार्ट है वो। पार्ट 1 का किसी का कोई डाउट है तो, हाँ पार्ट 1 का किसी का डाउट है तो अनम्यूट करके बोल दो भी, मुझे नहीं पता चला, चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेज आ गए, थोड़ा गलत ही किया है कि पार्ट लिखना था मुझे। एनी अदर डाउट फ्रॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 1? एनी अदर डाउट फ्रॉम पार्ट 1? अनम्यूट करके बोलना है ना तुम्हें। नो सर। एनीवन एल्स? चलो पार्ट 1 कंप्लीट, मैं आगे चला जाऊं फिर पार्ट 1 पर। सर्वेश, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ठीक है, तुम्हारा म्यूट कर लिए। ओके चलो हम चलते हैं पार्ट 2 पर। Part 2, F3 and F10 from Ajinkya. F3 and F10. Part 2, F3. Consider the following figure A and B indicating distribution of charge density. ठीक है, साई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा ये डाउट था अजिंक्य, अजिंक्य अनम्यूट करो। यस सर। ये बताओ जो ए ग्राफ है उसमें तुम्हें एक भी बार वेव फंक्शन 0 होते हुए दिख रहा है क्या? नो सर। सेकंड में कितने बार 0 होते हुए दिख रहा है? एक बार। एक बार। तो हम ये बोल सकते हैं इन फर्स्ट केस देयर इज नो रेडियल नोड, तो वो 1s रहा होगा। इन सेकंड केस देयर इज 0 रेडियल, इन सेकंड केस देयर इज 1 रेडियल नोड, तो 2s रहा होगा। 0 रेडियल Yes, नोड, sir. 1 रेडियल नोड। अब क्वेश्चन ये आता है कि AC क्यों होगा, PDF क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज एट ओरिजिन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है तो S सबसेल। एक भी रेडियल नोड नहीं है तो 1s, एक रेडियल नोड है तो 2s। इज दैट ओके? यस तो सर। ग्राफ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ग्राफ पे डिफिकल्ट कैसे आते हैं मतलब ऐसा ग्राफ पर तुम समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ग्राफ पर कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा। यदि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी इस कॉन्सेप्ट की तो ग्राफ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं है। ग्राफ मुझे तो देख के ऐसा लगता है ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे इजी, बट कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि सर वो बी वाला कॉन्सेप्ट ग्राफ वैसे ही समझाओ यहाँ ना पे थोड़ा। सब इजी है इसलिए पूछा।
हाँ तो वो ऐसा नहीं है, तुम एक दो क्वेश्चन जो एडवांस Sir. आए हुए हैं वो देख लेना, तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर बी ग्राफ समझो ना एक बार। बी ग्राफ, अच्छा ये देखो लेक्चर नोट्स में क्या हमने 2s के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था, सेकंड वाला 2s साई स्क्वायर यस ग्राफ। Yes, sir. सर। इन्होंने क्या किया है, बजाय एक डायरेक्शन में रेडियस लेने के इन्होंने दोनों डायरेक्शन में रेडियस लिया। उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, सो इधर भी रेडियस, तब ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, बस उसका रिफ्लेक्शन आ गया इधर। सो दिस टू आर द रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, जहां हम एक ही डायरेक्शन में रेडियस ले रहे थे उन्होंने बोला ये भी रेडियस, इधर भी रेडियस, दोनों तरफ रेडियस। यार मतलब समझ गया सर। न्यूक्लियस से इस तरफ जाओ चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, मतलब वो हर तरफ रेडियस है। Excuse me, sir. एनी अदर डाउट फ्रॉम सेक्शन ए? एक और डाउट था ना शायद अजिंक्य, कौन सा F10. डाउट था? F10. The permissible solution of to the Schrodinger wave equation gave an idea of 3 quantum numbers. The fourth quantum number is not derived from the Schrodinger equation. Ajinkya, please check lecture notes right now. क्या ये मैंने लिखाया हुआ है फोर्थ क्वांटम नंबर में? दिस इज नॉट हाँ सर लिखा है। तो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन से आते हैं। क्लियर? सर मेरा भी था F8। F8. Yes, sir. F8, consider the following statement. Electron density in XY plane. चलो वन बाय वन स्टेटमेंट देख लेते हैं हम F8 का। पार्ट 2। I think today there are 2 new students. कौन कौन है 2 नए बच्चे? Shamit Patil. Can you hear me, Shamit? Yes, sir. ठीक है, एक तो शमित है, एक और न्यू स्टूडेंट है आज कोई? ठीक है शमित, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जो आज एंडिंग पर है। डेफिनेटली विल नॉट गेट एनीथिंग इन दिस चैप्टर, बट नेक्स्ट लेक्चर से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, वहां से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए शायद मैंने तुम्हें बता दिया है क्या करना है, बात हो गई थी हमारी। Yes, sir. ठीक। F8 first option, electron density in the xy plane is in 3d x2 y2 orbital is 0. चलो देखते हैं 3d x2 y2, 3d x2 y2 कुछ ये होगा। So the orbitals are present in xy plane, और हमें क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है xy प्लेन में ही उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। डेफिनेटली इस xy प्लेन में उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, वहीं पे ऑर्बिटल है। A is not correct statement, हमें इनकरेक्ट बताना है ना। ए ऑप्शन सही होगा, तो या एक ए सही, हम चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन ऑफ 3dz2 orbital is 0. No, in case of dz2 we have such kind of orbital, we have one donut shape in xy plane. ये तो z एक्सिस है, बट ये तो xy प्लेन में है ना, तो जो डोनट शेप है वो xy प्लेन में। B is also incorrect statement, which is right answer. C option, 2s orbital has one nodal surface. Yes, nodal surface n minus l minus 1. So 2 minus 0 minus 1. C is correct statement, which is not right answer. D, for 2pz orbital, xy is the nodal plane. Yes, 2pz के लिए xy nodal plane होगा, 2px के लिए yz nodal plane होगा, और 2py के लिए xz nodal plane होगा। So C and D statement are correct, which are not right answer. Answer will be D, F8 ka. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Then any other question from section 8?
यस सर। कौन सा क्वेश्चन है सेक्शन एफ से? सर मतलब एक जस्ट जनरल डाउट था, वो F2 में वहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, अगर हम 3p ऑर्बिटल लेते तो कैसे करते? इसमें F2 में नहीं कर पाते हम लोग। वो सिर्फ एक्सप्लेन करो ना। F2, the maximum radial probability in 1s orbital occur at a distance. Basically F2 में जो maximum radial probability है 1s के लिए, that is given by Bohr's radius r equal to r naught n square by z। होता ये है, बोर ने ये सजेस्ट किया था 1s मतलब जो फर्स्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली होगा इस डिस्टेंस पर r naught n square by z। क्लियर? बट practically electron is not present at a particular distance and it is moving in the form of wave, but यदि तुम इसके एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इस ही रेडियस के अराउंड होगा, उस रेडियस पर हमेशा मिलेगा, दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट हाँ उस रेडियस से अप डाउन कुछ होगा, ये डेफिनेट होगा। So the maximum probability of finding electron is around this radius, around this parameter, periphery of the orbit given by Bohr's theory। तो बोर थ्योरी 100% रॉन्ग है ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि बोर से सजेस्ट किया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे वेव बना रहा है, वो उसी के अराउंड वेव मोशन में मूव करता है। अभी क्लियर है? सर ये बोर थ्योरी से करना है या मैकेनिकल मॉडल से करना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्चुअली वेव मैकेनिकल मॉडल में हमें जो एक शेल दिया गया है कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उस शेल की कुछ थिकनेस है, तो उसका रेडियस हमें नहीं सजेस्ट किया गया है। यहाँ पे हमसे रेडियस पूछ लिया गया है, डिस्टेंस पूछ लिया गया है। अब डिस्टेंस किसने सजेस्ट किया है? बोर ने, तो वो बोर से निकाल लिया हमने। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास रेडियस का वेव मैकेनिकल मॉडल से आया ही नहीं। क्लियर सर। एनी अदर डाउट इन सेक्शन 8? सेक्शन 8 में कोई और डाउट? चलो ठीक है, सेक्शन 8 आई थिंक और किसी का डाउट नहीं है। एफ के बाद आते हैं हम सेक्शन एच, एफ के बाद जी पर। एनी डाउट इन सेक्शन जी, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर्वेश G2 डाउट है? Yes. Which of the following is the electronic configuration of copper 2+? G2 Cu2+, 18। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 3d10 4s1। So if you want to remove 2 electron, one will be removed from 4s outer shell and second one removed from the 3d. So final configuration हो जाएगा organ 3d9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, उसके बाद 3d से करो। आंसर विल बी डी ऑप्शन। Yes sir, clear है। सर ए भी तो आ सकता है। क्यों आएगा ऐसा? अच्छा ये तो डेफिनेट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई एक ही होगा। अब हमने ये देखा था जब भी हमें आयन बनाना है, द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी लेवल। 3d इज मोर एनर्जेटिक देन 4s, बट 4s इज द आउटर शेल। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होगा, ना कि 3d से। तो ए ऑप्शन तो तब आएगा जब 3d से रिमूव हो रहा है। सर ये एटॉमिक नंबर जो दिया इधर, ये न्यूट्रल कॉपर का है ना? हाँ, मतलब एटॉमिक नंबर इज बेसिकली, अच्छा एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन हम जो लिखा था मैं वापस समझाता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द न्यूट्रल एटम। तो कॉपर 2+ में 29 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट कॉपर 2+ के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला डेफिनेशन यूज ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा। एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हुए, क्या नहीं हुए, तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा जो था पहले से।
ये हमसे पूछा गया व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 2 प्लस, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 3 प्लस, और ऑल ऑफ देम एटॉमिक नंबर इज 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो बात अलग हो जाएगी, एटॉमिक नंबर तो 26 ही है सभी का। समझ गए एटॉमिक सर। नंबर चेंज हो जाएगा तो आयरन बचेगा ही नहीं, फिर तो कुछ और बन जाएगा, आयरन को छोड़ के दूसरा एलिमेंट होगा फिर। एनी अदर डाउट इन सेक्शन जी? नहीं है किसी का भी सेक्शन जी में अभी? चलो सेक्शन एच पे आ जाते हैं हम। H1 सर H1। H6 दिख रहा है मुझे ऋषिकेश का सबसे पहले। H6, the total number of alpha and beta particle given out during nuclear transformation। तो ये एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में लिख लेना, हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था, अभी मैं बता देता हूं उसे। H6 so it is definite that if you want to decrease the atomic number, if atomic number is greater than 83, alpha and beta particle emitted from the system। हमें ये बताना है कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल एमिट होंगे। एज्यूम करो N1 अल्फा पार्टिकल और N2 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो बीटा का चार्ज -1, मास 0, अल्फा 2 4, बीटा -1 0, चार्ज इन मास कंजर्व कर देते हैं अब हम। 92 इक्वल टू 82 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N1, 2 into N1 here, -1 टाइम्स ऑफ N2। एक अल्फा का चार्ज है 2 यूनिट, कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं? N1 अल्फा पार्टिकल्स। तो द टोटल चार्ज डिक्रीजेज, टोटल चार्ज रिलीज 2 टाइम्स ऑफ N1 -1 टाइम्स ऑफ N2। पहला इक्वेशन आ गया। अब मास कंजर्व कर दो, 238 should be equal to 214 plus 4 times of N1 plus 0 times of N2, इसका 0 मास। सबसे पहले तो यहां से N1 निकाल लो, N2 वाला टर्म्स कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। N1 हो जाएगा हमारा 238 minus 214, 24 by 4, 6 आ जाएगा। क्लियर? N1 को 6 यहाँ पे रखो, 6 2 12, 12 82 94, N2 आ जाएगा 2। 6 अल्फा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल, यूजिंग चार्ज एंड मास कंजर्वेशन। Equation 1, equation 2। Is that okay, Rishikesh? ऋषिकेश क्लियर है इतना? चलो इसके बाद था सेक्शन H6 हुआ। H5 from प्रशांत। Which of the following nuclear emission will generate an isotope? Isotope means same mass number, different atomic number। बीटा एमिशन में there will be no change in mass। बीटा एमिशन में जो जनरेट होगा, एक मिनट, सर सेम एटॉमिक नंबर ना? हाँ मैंने थोड़ा गलत आइसो बार का ले लिया। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मतलब चार्ज में चेंज नहीं होना चाहिए। आंसर इज डी, न्यूट्रॉन एमिशन। If X element with atomic number Z, mass number A, releases neutron, zero charge, mass 1, तो यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा Y, इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएगा। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप। न्यूट्रॉन डीके, चार्ज में चेंज नहीं होना चाहिए। इज दैट ओके? Yes, sir.
H5 के बाद था प्रीति H1। प्रीति अनम्यूट करो। कार्बन 611 ऑन डीके प्रोड्यूसेस। चलो कार्बन 611 का न्यूट्रॉन्स 5, प्रोटॉन्स 6, इसका स्टेबल आइसोटोप होता है 612, न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 6। हमारा n/p रेशियो लेस है इन कंपैरिजन टू स्टेबल आइसोटोप, तो वी नीड टू इंक्रीज द n/p रेशियो। n/p रेशियो इंक्रीज करने के लिए जो डीके हमने लेक्चर नोट्स में लिखे हैं वो होंगे। क्लियर है? when n/p ratio is too low। then after H1 किसी का कोई और डाउट है तो अनम्यूट करके बोल दो अभी पार्ट 2 में। any other doubt in part 2? H2 cobalt is radioactive because, अच्छा कोबाल्ट का जो मास नंबर होता है ना इस जो स्टेबल आइसोटोप से उसका होता है अराउंड 55-56। क्लियर? यहाँ पे 60 दे रखा है, मतलब न्यूट्रॉन्स इज मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन स्टेबल, n/p रेशियो इज हाई। आंसर इज सी, इट हैज हाई n/p रेशियो देन एक्सपेक्टेड देन स्टेबल। क्लियर? हमें सिर्फ ये चेक करना है जैसा ये क्वेश्चन था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करना है। क्लियर उसमें यदि वो हाई आ रहा है जो स्टेबल आइसोटोप है तो आंसर। एनी अदर डाउट इन पार्ट 2? सर H4। H4 एल्यूमिनियम इज स्टेबल आइसोटोप, सेम लॉजिक, n/p रेशियो चेक करो। जो हमें दे रखा है उसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा है तो n/p रेशियो इज टू हाई। अब n/p रेशियो जब काफी हाई होता है तो कौन सा डीके होता है? बीटा डीके। सर हमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये याद करने पड़ेंगे किसमें कितने होते हैं? 20 तक तो करने पड़ेंगे, और ये तो शायद मैंने डे 1 पे या डे 2 पे ही बताया था। अप टू एटॉमिक नंबर 30 you need to memorize atomic number, and up to atomic number 20 you need to memorize both atomic number and mass number। तो उतना तो याद करना पड़ेगा, और एक बार एटॉमिक नंबर मास नंबर पता है हमें तो फिर तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हमें पता ही नहीं। एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन्स एंड मास नंबर विल बी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट कर लेंगे। एनी अदर डाउट इन पार्ट 2? नहीं है किसी का भी पार्ट 2 में अब डाउट? सर H6 वो समझा ना, मैं कौन सा? डिस्कनेक्ट हो गया था। H6 उसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन है, नाम बताओ अपना। प्रशांत। चार्ज एंड मास कंजर्वेशन प्रशांत। ये रिएक्शन लिखा है H6 का, N1 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए, N2 बीटा पार्टिकल रिलीज हो गए। तो चार्ज 92 रिएक्टेंट साइड में, 82 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ N2। मास कंजर्वेशन 238 इक्वल टू 214 प्लस 4 टाइम्स ऑफ N1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ N2। N1 N2 दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल सॉल्व करने पे 6 and 2 आएगा। चार्ज एंड मास कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके सर। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 अनम्यूट करके बोलना है ना, चेक बॉक्स में टाइप करना। एनी डाउट इन मैट्रिक्स मैच? वैसे तो काफी इजी दिख रहे हैं, बट फिर भी किसी का कोई डाउट है अनम्यूट करके बोलो। सब फर्स्ट में फोर्थ बताओ। मोजले यूज आता है एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन के लिए, मोजले लॉ। ये तुम्हें फिजिक्स में आएगा डिटेल में, केमिस्ट्री में नहीं था। एक इक्वेशन होती है रूट न्यू इक्वल टू z माइनस b के प्रोपोर्शनल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, मोजले इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। रूट z इज इक्वल्स टू az माइनस b। एनी अदर डाउट? पार्ट 3 कंप्लीट, पार्ट 3
सर हाँ सर क्वेश्चन पेपर में एक ग्राफ का क्वेश्चन था, मतलब वो वेलोसिटी बोर रेडियस इसका ग्राफ आइडेंटिफाई करना था। हाँ सर, यस सर। वो तो वो बताओ, समझ एक नहीं आया। बार समझा नहीं वो क्वेश्चन कहाँ है? भेजू क्या आपको? भेजो, व्हाट्सएप पर सेंड करो अभी। मैं वेट कर रहा हूँ ना, व्हाट्सएप पे सेंड करो। सर और एक मेरा डाउट है, बोलूं क्या? बोलो। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। चलो, जब तक सभी बच्चे एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के डाउट चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो ना। सर इस संडे को एक्सरसाइज 2 टेस्ट होगी क्या? पार्ट 1 ओनली। मेरा लास्ट टेस्ट कब था? एडवांस पैटर्न था। एडवांस पैटर्न था 3 और था, अभी इसी संडे था ना, लास्ट संडे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यदि लास्ट संडे था तो फिर इस संडे मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कवर कुछ हुआ भी नहीं। मैं नेक्स्ट संडे टेस्ट लूंगा फिर। सर मैंने भेज दिया। Assume that potential energy of a hydrogen atom in its ground state is 0, then its energy in the first excited state. Assume that potential energy in the ground state is 0. सर सेंड किया है आपको ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, देखता हूँ, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। Assume that the potential energy of hydrogen atom in ground state is 0. ठीक है, जो होता है -27.2. Then the energy in the first excited state. So first का होता है 3.4. Difference 27.2 into 3/4. कितना आएगा ये वैल्यू? हाँ, 13.66.8 माइनस कर दो। 6.8 into 3. Just $20.4. 23. इसका वैल्यू कितना आएगा? 3/4 टाइम्स और 27.2 20.4. 0.8 माइनस होगा 20.4. 20.4 और यहाँ पे 23.8 दिया हुआ है। Assume that the potential energy of hydrogen atom in its ground state is 0. ठीक है, then the energy in the first excited state.
So which question number is this? आई डोंट नो, मुझे पिक्चर भेजा है उसमें क्वेश्चन नंबर भी नहीं है सर ये एग्जाम का डाउट था सर। हाँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मिसप्रिंट था इसका आंसर। आंसर तो होना चाहिए 27.2 into 3/4, ये होना चाहिए। तो समथिंग इज रॉन्ग। So क्वेश्चन नंबर क्या है? गलत है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर क्या है, जिसने पिक्चर भेजा है तो सर, सर ये टेस्ट में से ही था अपना, रेजोनेंस वेगा एग्जाम्स में से। पुरानी टेस्ट है शायद सर। यस सर। हाँ वो चलो ठीक है, जो भी था इसका आंसर गलत दिया है। आंसर शुड बी दिस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इज बेसिकली 27.2 पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एक जीरो दे रखा है तो दूसरा की वैल्यू आ जाएगा भैया। सर हमें ढूंढना क्या था इसमें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिया सेकंड का माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन, डिफरेंस फॉर्मूला ले लिया, ये हमें जीरो दे रखा है, ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन था फिर टेस्ट का शायद था, वेलोसिटी ग्राफ वगैरह कुछ दे रखा है, इसमें से हमें करेक्ट ग्राफ बताना था। सर इसमें ये किसने भेजा है? साक्षी, मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है, तुम्हें कौन सा ऑप्शन नहीं आया? सर सी और डी। हाँ सर सर, ऑप्शन C और D। सर मुझे सर वो गलत क्यों है बताना। सर सी, हाँ बोलो। सर ऑप्शन सी तो बराबर है ना सर, मतलब पैराबोलिक पाथ आएगा प्लस वो नेगेटिव दिया है हाँ इसलिए वो सर, नीचे आएगा एक्स एक्सिस पे। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 1/n का ग्राफ। ऑप्शन सी में पोटेंशियल एनर्जी को y एक्सिस पे ले लिया, -27 पॉइंट मतलब कुछ कांस्टेंट हो गया k 1/x मतलब x स्क्वायर आ गया, y इक्वल टू -x स्क्वायर, y इज ऑलवेज नेगेटिव, ग्राफ y की तरफ होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ग्राफ विल बी इन दिस मैनर। सर फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा शायद से। सर सी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। आई डोंट नो कि कैसे आंसर गलत चला गया। सर फिर तो मैं मेरे D 4 ऑप्शन भी चेक मार्क्स कर लेता हूँ। आएंगे, पूरे 4 मार्क्स के काइनेटिक ऊपर से एनर्जी वर्सेस -1। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस n ग्राफ यदि हम चेक करें तो +13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n को लिया x एक्सिस पर, n इज 0 काइनेटिक। हाँ, ये भी चारों ही करेक्ट होने चाहिए इसमें। हाँ ना सर, मैंने चारों ऑल टिक किए फोर आर थे। करेक्ट, मैंने भी चारों ऑल टिक किए। 4 ऑप्शंस मैंने आर भी। करेक्ट। All 4 options are correct for this. चलो ये नेक्स्ट हमने कुछ भेजा है, मैं बात करता हूँ इसके बारे में बाद में। अभी हम एक्सरसाइज 2 के डाउट्स लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अनम्यूट करके बोल सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ध्यान रखना सिर्फ पार्ट 1 के पहले, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 29 20 19
19 if the wavelength is equal to the distance traveled by the electron in 1 second. Distance traveled by the electron in 1 second मतलब velocity. So हमें 19 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में ये दे रखा है. लेमडा होता है h अपॉन m इंटू v. क्लियर? So velocity को lambda रख दो. This information is given in the question. h upon m into wavelength. Lambda square equal to h upon m. Under root ले लो दोनों तरफ. Option D for 19 question. फिर अजिंक्य का डाउट आया है पार्ट 1 से. क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31. चलो ये तीनों क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले. 29, 30 एंड 31. If n and l are respectively the principal quantum number and azimuthal quantum number, then the expression for the calculation of total number of electrons. Basically, this sign represent addition. अच्छा, अजिंक्य ये बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं number of electrons in a given subshell is 2 times of 2l plus 1? Yes, sir. Can we add number of electrons of all the subshell to get total electrons? Let's say in nth shell we have n number of subshell. In first shell number of electron, in second shell, in third shell, सभी को add करेंगे, total electrons आ जाएंगे. So summation, the value of L can vary from 0 to n minus 1. L को पहले 0 रखा, फिर 1 रखा. अच्छा, इस साइन का मैं मीनिंग बता देता हूँ, मेरी तुम्हें नहीं पता है. समेशन पता है सर. समेशन और केसेस का यूज करते हैं. पता है Let's सर, say n, पता है ना कैसे यूज करते हैं इसको? हाँ हाँ सर, सिग्मा पता है. हाँ सर सीखा. ओके, 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, अप टू n minus 1. तो चेक कर लेना आंसर जो भी होगा फिर नीचे. क्वेश्चन नंबर 30. The quantum number plus half and minus half or the electron spin represent plus half and minus half. D option. Two quantum mechanical spin clockwise and anti-clockwise, but there is no classical analog. No classical analog means ऐसा नहीं है कि plus half clockwise को ही करेगा, minus half anti-clockwise को करेगा. Two direction, two different values. Plus half can represent any one of them. हाँ, ये definite है. Plus half में clockwise को किया तो minus half anti-clockwise को करेगा. If plus half represent anti-clockwise for a given case, then minus half will represent clockwise. But there is no classical analog between plus half minus half and clockwise anti-clockwise direction. D option is correct for question number 30. सर 31 हो जाएगा, वो अभी हमने किया था. सही से हमने डिस्कस किया था था. क्या? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी स्पेशली डिस्कस किया था क्लास में. ठीक है. इसके बाद 21 आया है फ्रॉम साक्षी. Consider an electron in nth orbit of a hydrogen atom in Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of the de Broglie wavelength. फॉर्मूला ये तो 21 2 pi r equal to n lambda. इसका यूज करना है. अब nth ऑर्बिट है 2 pi 0.529 r equal to r naught n square by z. हाइड्रोजन है तो z1 equal to n lambda. 1 n will cancel out. आंसर कौन सा मैच कर रहा है? सर इसका आंसर n है ना. तो एक मिनट सर n लैम्डा ही आएगा ना सर. सर्कमफरेंस पूछा है. सर्कमफरेंस इज 2 pi r. आंसर विल बी n lambda. यस सर. Answer will be D. Circumference होता है 2 pi r, which is n lambda. Any other doubt in part 1? Part 1, any other doubt? Chat box में इतना ही था जो मैंने कर लिया है. चले हम आगे पार्ट 2 पर चलें. फिर पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 सॉरी एक्सरसाइज 2 पार्ट 2.
न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। 13 जिसने भी कुछ बोला है मुझे आवाज नहीं आई, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। समृद्धि का क्वेश्चन था सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 19 अगेन। समृद्धि 19 में हमें ये दे रखा है, वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। Wavelength is equal to distance traveled by the electron in 1 second. Distance per unit time is velocity. तो ये दो हमें इक्वल दे रहे हैं। Now from de Broglie concept, lambda equal to h upon mv, हमने वेलोसिटी को lambda रख दिया, m into lambda। अब इस lambda को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, lambda square is equal to h upon m। अब अंडर रूट ले लो। Is that okay? Okay. अश्विन का है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन। How many of these orbitals have maximum orbital angular probability distribution is maximum at an angle 45 degree to the axial direction? मतलब एक शेप एंड साइज पे बेस्ड है क्वेश्चन। dxy, चलो पहला केस देखते हैं। How many of these have maximum angular probability distribution at an angle 45 degree to the axial direction? मतलब ये बोल रखा है जो एक्सियल डायरेक्शन है इससे 45 डिग्री पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस केस में है? क्या यहाँ पर ऑर्बिटल्स 45 डिग्री पे आ रहे हैं? यस, वी आर गेटिंग ऑर्बिटल्स एट 45 डिग्री, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसमें 45 डिग्री पे आ जाएगी। ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, सो dxy एक करेक्ट ऑप्शन होगा। dx2y2 क्या होगा? इन केस ऑफ dx2y2 वी हैव सच काइंड ऑफ, यहाँ तो नोड होता है, प्रोबेबिलिटी 0, ये केस नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें वो सारे केसेस बताने हैं जिसमें ऑर्बिटल 45 डिग्री पे आ रहे हैं। क्लियर? तो dxy, dyz, dxz बस and इतने x नहीं आएंगे। probability maximum at an angle 45 degree to the axial। s में तो हर डायरेक्शन में इक्वल होता है, तो 45 पे भी मैक्सिमम होगा नहीं। कितना दे रखा है इसका आंसर? 3। तो फिर उनमें से एक मिनट, हाउ मेनी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द मैक्सिमम? क्योंकि एस के केस में होता है कुछ ये ऑर्बिटल, बेसिकली इसमें 45 पे नहीं होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हर डायरेक्शन में होगा। यदि स्पेसिफिक 45 डिग्री पे बात कर रहे हैं तो फिर dxy, dyz, dxz 3, और along the axis मैक्सिमम होगा x2, y2, z2, px, py, pz in, or in case of s we have same probability in all the directions। सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। चलो 13th क्वेश्चन के बाद था सर 10th समर्थ का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो सभी।
सर आज मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा क्या? डिपेंड, डाउट होंगे तो होगा। 8:37 तो वही गया है, कहाँ से स्टार्ट होगा फिर। चलो देखो, आवाज नहीं प्रॉपर आ रही है, कौन बोल रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करो, मुझे आवाज नहीं क्लियर आई। 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जो सप्लाइड एनर्जी बेसिकली वी आर गेटिंग photon from when electron is de-excited from n2 orbit to 6th orbit in case of Li2+. So energy of n2 orbit minus energy of 6th orbit of Li2+, Z is 3, N is 6. Clear? अब हम इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर लें फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 Z² by H²। सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेवलेंथ दे रखा है डी ब्रोग्ली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी जाएगा 150 अपॉन λ²। वेवलेंथ इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम और कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। E(n2) के लिए सॉल्व करना है और E(n2) को इक्वेट करना है फाइनली -13.6 Z² अपॉन N2² और N2 के लिए सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन है नो डाउट, बट ये अप्रोच रहेगा। सर 12th भी बताओ ना। सर 9 ये क्वेश्चन क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर। After question number 10, question number 12. सर ये वेव फंक्शन वाला सॉल्व ही नहीं करते आता। इसमें सॉल्व ज्यादा करना ही नहीं होता है। देखो कैसे अप्रोच करना होता है। The wave function of atomic orbital of hydrogen-like atom is given as this. Given that the radius is in angstrom, then which of the following is the radius for the nodal surface of He+? चलो नोडल सरफेस ऑफ He+, मतलब एटॉमिक नंबर दे रखा है 2 इनडायरेक्टली। क्या नोड हम तब डिफाइन करते हैं जब वेव फंक्शन 0 होता है? व्हेन साई इज 0 वी कॉल इट नोड। तो हमें कुछ नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही बनता है इसको 0 से इक्वेट करना। ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट कैन नॉट बी 0। कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, ये 0 नहीं हो सकता। e टू द पावर ये दिस टर्म विल बी 0 आउट ऑफ द एटम, तो ये भी हमारे लिए काम करेंगे। तो 0 कौन हो सकता है? ये लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। तो व्हाटएवर इक्वेशन वी हैव हियर दैट कैन बी 0। चलो इसको 0 पुट कर देते हैं। When you put 0 this thing, you will get radius as 2 by Z। अब एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? He+। तो He+ के लिए एटॉमिक नंबर 2 by 2। तो हमारा रेडियस का वैल्यू 1 यूनिट आ रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा है और जहां पे फंक्शन 0 होगा उसी को हम नोड डिफाइन कर रहे हैं। तो नोडल सरफेस, डिस्टेंस फॉर द नोड, you just need to make this linear equation, quadratic equation, cubic equation, जो भी उसे 0 रखना है। मतलब वो क्वेश्चन इस चैप्टर का ना हो के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन जाता है, मतलब मैथमेटिक्स का सिंपल सा इक्वेशन बन जाता है। ये 0 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, सिर्फ इसे 0 कर दो।
Is that okay? 12th question. Yes, sir. के बाद था 14. The number of electrons having n plus l equal to 3 in chromium 24. देख लेना क्वेश्चन है सभी, हो सकता है काफी बच्चों ने कर लिया हो, फिर भी एक बार देख लेना जिस कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 14. क्रोमियम 24 के लिए n plus l 3 होना चाहिए. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन n 1 2 2 3 3 3 4 l 0 0 1 0 1 2 0. हमें चाहिए n plus l 3. तो n plus l 3 कहां पे आ रहा है? पहला केस, सेकंड केस, बस यहीं पे आ रहा है n plus l 3. n का वैल्यू लिख दिया सभी के लिए, l का वैल्यू लिखा, n plus l is 3. 6 electrons in 2p, 2 electron in 3s. Total 8 electrons will be there, for which n plus l is 3. आंसर आ गया 6 plus 2, 8. सर क्वेश्चन नंबर 13. सर इसमें ग्राउंड स्टेट मतलब किसको पकड़ना पड़ता है? ग्राउंड स्टेट मतलब जो उसका रियलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करता है. तो देखो दो चीजें होती है. ग्राउंड स्टेट मतलब जो नेचर में मिल रहा है. एक्साइटेड स्टेट हमने फोर्सफुली एनर्जी बढ़ा दिया, तुमने एक इलेक्ट्रॉन को 4s से 5s में लेके चले गए, वो एक्साइटेड स्टेट हो गया. तो ग्राउंड स्टेट मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है. हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? इन जनरल ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट में. क्या तुम इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में लेके जा सकते हो? डेफिनेटली, बाय सप्लाइंग एनर्जी, दैट इज एक्साइटेड स्टेट. क्लियर? Yes. After question number 14, question number 9 from Yadnesh. 9 सॉल्व नहीं किया था पहले कभी? हुआ है सर. सर शायद पहले किया है. किया है. यदनेश मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना. 9 क्वेश्चन में तुम्हें फिर बता दूंगा. बाकी फिर कौन सा क्वेश्चन? 13 बता तो दिया अभी, पूरा तो ड्रॉ करके बताया था बोर्ड पर. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया. तो कोई बात नहीं, तुम उसका वीडियो देखना फिर ना, मतलब वो पूरा डिटेल मैंने ड्रॉ करके बताया था, मैं उस पर भी वापस नहीं आ रहा हूँ. उतना पार्ट देख लेना तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे तो. देन बस हो गए सारे क्वेश्चन. फिर 15th बचा हुआ है एक, ऋषभ का. प्रशांत 5th क्वेश्चन तुमने सेंड किया है, तुम मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा. तो वो 9 तक हो चुका है, इसलिए मैं भी क्लास में वापस नहीं करा रहा हूँ. तो जिसका भी इसके पहले के डाउट है, कोई इशू नहीं है, तुम मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो ना. चलो 15 क्वेश्चन. An ion Mna+ has spin magnetic moment 4.9 Bohr magneton. Then find the value of A. हमें A का वैल्यू बताना है. इसका म्यू दे रखा है 4.9. चलो ऋषभ ये बताओ, what should be the value of N here so that we get mu 4.9 Bohr magneton. N is always whole number. You don't need to solve this quadratic equation. ऐसा नहीं कि स्क्वायर करके quadratic equation solve कर रहे हो. Just put the value of N. 1 रखो, मैच करा, no. 2 रखा, अभी भी नहीं कर रहा है. 3 रखा, अभी भी नहीं कर रहा है. 4 रखो, 4 into 4 plus 6, root 24 is just less than root 25. तो ये मैच कर रहा है. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4. अब Mn कह दिया, हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. ऑर्गन 4s2 3d5, 5 अनपेयर्ड है, हमें चाहिए 4 अनपेयर्ड. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 4s. 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करो, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव कर दो. इफ यू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mn, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 3d4. अब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो मैच हो रहा है. ऑन रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन यू विल गेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 4s से, फिर बाद में 3d से। इज दैट ओके ऋषभ? यस सर। ठीक है, चल पार्ट 2 एक बार का हो गया अभी कंप्लीट। सर मैंने 16 डाला है। 16th क्वेश्चन, the number of neutrons accompanying the formation of xenon and SR from the absorption of a slow neutron, charge and mass conservation. Sixteenth question. Uranium 92, 232, sorry 235 दे रखा है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, xenon, SR, हमें न्यूट्रॉन्स बताने ना, तो एज्यूम करो यहाँ पे x न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। 92 इक्वल टू 92 प्लस 0 इक्वल टू 54 प्लस 38 प्लस x टाइम ऑफ 0, मास नंबर 235 प्लस 1, दिस प्लस दिस x टाइम्स ऑफ 1 ऐड करना, चार्ज एंड मास कंजर्व, x का वैल्यू निकालना है। क्लियर? चलो पार्ट 3 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर बचा हुआ सब डाउट सेशन में तुम डिस्कस करोगे इसका एक्सरसाइज। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर वो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ पार्ट 3, एक मिनट मुझे बस लिखने दो, पार्ट 3 डाउट्स। डाउट्स ऑफ पार्ट 3 फास्ट, थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड होगा बट पार्ट 3 कर लेते हैं हम। Any doubt in part 3? सर 14th का डी ऑप्शन। 14th का डी ऑप्शन। If the element X has spin magnetic moment this, then number of unpaired electron, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गए। अच्छा डी ऑप्शन, ये वैसा ही करना है जैसा भी किया था ना एमएन वाला क्वेश्चन, सेम है। हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए एमएन में, अभी है कितने? मेरा 4 आ रहा था। चलो देखते हैं ना, तूने 2 इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव नहीं किए होंगे, पहले 4s के रिमूव होंगे, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन 3d के होंगे। सर नहीं, 4s के किए थे, 4s के किए थे। चलो तो देख लेते हैं अभी। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, कितने अनपेयर्ड है? 5। हमें चाहिए 1 अनपेयर्ड, तो 5 इलेक्ट्रॉन से कितने रिमूव करने पड़ेंगे फर्दर की एक अनपेयर्ड बचे? 4 और रिमूव करने पड़ेंगे। यस, 2 यहाँ से 4 यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे प्लस 6। इज दैट ओके नाउ? यस सर। पार्ट 3 से क्वेश्चन नंबर 19 आया है साक्षी का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर? साक्षी इसमें चार्ज और मास कंजर्वेशन देखना है, जिसका चार्ज और मास कंजर्व नहीं है वो रिएक्शन नहीं होगा। ओके सर। और बाय चांस इसमें सारे में ही चार्ज और मास कंजर्वेशन है, तो फिर इस क्वेश्चन को हमें देखना होगा कि किसका n/p रेशो मतलब सही है। n/p रेशो सही है मतलब स्टेबल है ऑलरेडी। तो स्टेबल अनस्टेबल वैसे तो फोर्सफुल रिएक्शन होगा, चार्ज और मास कंजर्वेशन सही आएगा। फिर मैं बता देता हूँ कौन सा आंसर होगा वैसे। सर कौन सा क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन। 19th। सर ये तो लेफ्ट और राइट में देख के समझ में आ जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कभी नहीं होगा, बिकॉज चार्ज एंड मास आर नॉट कंजर्व। ठीक है, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम अजिंक्य। Pick out the correct statement. Negative beta decay decreases the proportion of the neutrons in। हाँ ये अजिंक्य मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सारे तुम्हें क्लास लेक्चर नोट्स में लिखाए हुए हैं,
जब n by p रेशो हाई है तो उसको कैसे डिक्रीज किया जाएगा, जब कम है तो कैसे। सर मुझे डी ऑप्शन में डाउट है। पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्विकली यूनाइट टू प्रोड्यूस फोटोन। Pick out the correct statement. Positron and neutrons quickly unite to give photons, क्योंकि चार्ज और मास तो कंजर्व होगा उसमें भी हम देखेंगे। यदि हम बात करते हैं कि हो तो सकता है, एक मिनट में बोर्ड पे देखता हूँ उसे। पॉजिट्रॉन -1 + 1, तो यहाँ पे जो बनेगा 0 चार्ज 0 मास, तो 0 चार्ज 0 मास गामा रेडिएशन। देखो चार्ज -1 चार्ज +1 मास 0 0, जब दोनों कंबाइन होंगे चार्ज 0 मास 0, तो चार्ज 0 मास 0 होता है गामा रेडिएशन, विच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन यहाँ पे एमिट होगा। तो मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्विकली यूनाइट टू प्रोड्यूस फोटोन, पॉसिबल है ऐसा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पीयूष। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एनी अदर डाउट इन पार्ट 3? पार्ट 3 एनी अदर डाउट? ठीक है, अभी 2 मिनट रुकना ना, मुझे सिर्फ अटेंडेंस लेना है, अटेंडेंस के बाद जाना। और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, पार्ट 4 कंप्लीट, ये होमवर्क में रहेगा डीसी क्लास के लिए। डीसी क्लास में डिस्कशन होगा, मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं मूल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मुझे अटेंडेंस का सर पिक्चर ले डीसी लेने तो दो। डायरेक्टली नेक्स्ट वीक है। हाँ तो अब आज बचा क्या है, फ्राइडे तो हो ही गया, नेक्स्ट वीक में 10 दिन थोड़ी बचे साक्षी, तभी होगा वो। सो नेक्स्ट वीक का जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा वो होगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एंड सॉरी एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 एंड एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। हो सकता है कुछ डिस्कशन हो गया हो, नहीं हुआ तो बचा हुआ सब कुछ। तो सारा बुकलेट ही कर लेते सर। हाँ मतलब वही सारा बुकलेट ही हो गया, बचा हुआ हो गया सर, सर सारा हो गया है। तो अच्छा बचा क्या है फिर मुझे बताओ डिस्कशन के लिए। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4। तो अभी तो बोल रहे हो सारा बुकलेट हो गया कंप्लीट। वो सर मेरा सर होमवर्क ये डिस्कशन के लिए बचा है बस वो। हाँ तो डिस्कशन हाँ, डीसी सर। क्लास में जो डिस्कशन होगा, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, देन एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कंप्लीट, इतना। ठीक है, होगा क्या? एपीएसपी जनरली क्लास में डिस्कस नहीं होता है ड्यूरिंग लेक्चर, वो तो जनरल मैं केमिस्ट्री में तब वो कराता हूँ जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जैसे 11 के एंडिंग में या बीच में तुम्हें लगता है कि हाँ इस चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो फिर एपीएसपी डिस्कशन होते हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड डीपीपी, दिस आर द प्रायोरिटी, और फिर एपीएसपी पे जाना होता है। मतलब एपीएसपी इज मेनली फॉर रिवीजन पर्पस। जब हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से हो गया है, डीपीपी कहां तक डिस्कस हो चुका था तुम्हारा? A7। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए तो ये एक्सरसाइज 3 रहेगा डिस्कशन के लिए, फिर मैं तुम्हें डीपीपी में बता दूंगा नेक्स्ट वीक कि कौन सा डीपीपी करना है। तो अभी का तो बता दिया है मैंने, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ।